बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 8 के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने वाले हैं। पॉइंट्स बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले के सभी चैप्टर्स की पॉइंट्स टू पॉन्डर्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉइंट स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम एक बार ये समझ लेते हैं जल्दी से कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, कोई चार्ज पार्टिकल है ये रेस्ट में है, तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ये चलने लगा लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से चलने लगा, तो यूनिफॉर्म मोशन में है अगर चार्ज पार्टिकल तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड मोशन की वजह से है, लेकिन चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं ये फील्ड। अब जब ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है और जब ऑसिलेशन में होता है तो ये पीरियोडिकली एक्सेलरेट होता है। तो ऑसिलेशन मीन पोजीशन के दोनों साइड ये इस तरीके से मूव करता है, तो इसमें एक्सेलरेशन होता है। और ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बच्चों क्या करता है कि इन दोनों फील्ड्स को डिस्टर्ब करता है। ये डिस्टर्बेंस पीरियोडिकली आगे बढ़ता जाता है, प्रोपेगेट होता जाता है। तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसमें जो सोर्स है वो तो अपनी जगह पर ही ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन उससे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जाती हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये सोर्स ऑसिलेट करता है, चार्ज ऑसिलेट करता है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको समझ में आ गया कि चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और जब ये एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल होती है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट बच्चों। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाई इन देयर वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज since all of them travel through vacuum with same speed. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। वेव की स्पीड के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहां पर v स्पीड ऑफ वेव है, न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है वेव की। तो ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं तो v को हम लिखते हैं c, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये v c हो जाता है, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला आ जाता है। मींस वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ये सभी वेव्स ट्रेवल करती हैं, तो अब उनकी स्पीड तो सेम हो गई वैक्यूम में, तो डिफरेंस किस में रहा? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। तो इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये डिफर करती हैं। अलग अलग तरीके की वेव्स जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव या फिर गामा रे, एक्स रे, ये जो हैं ये सभी वेव्स एक दूसरे से अलग रेंज में होती हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। जैसे जैसे वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे उनकी वेवलेंथ कम होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट आएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्यूम में ये सभी सेम स्पीड से चलती हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का है। अब आगे देखते हैं। Consequently, the waves differ considerably in their mode of interaction with matter. Different type की waves मैटर से अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करती हैं। जैसे कुछ वेव्स हैं वो मेटल को पेनिट्रेट कर जाती हैं, कुछ नहीं करती हैं। ये वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है कि वो मैटर से किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी, साथ ही ये मैटर की प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तो हमने समझ ही लिया कि कोई चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो मींस एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफन कोरिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक साइज ऑफ द सिस्टम दैट रेडिएट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ डिपेंड करती है उस सिस्टम उसके साइज से जिससे ये प्रोड्यूस हो रही है। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ इस पर डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम जिससे ये रेडिएट हो रही है, जिससे ये प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल,
ये आगे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल्स, गामा रेडिएशन की वेवलेंथ बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। यहाँ टेबल में देख सकते हैं वेवलेंथ होती है 10 टू द पावर -14 मीटर से 10 टू द पावर -15 मीटर तक के ऑर्डर की। गामा रे ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। अब एटॉमिक न्यूक्लियस है तो बहुत छोटे साइज का होगा। एक्सरे की वेवलेंथ गामा रेडिएशन के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है, तो एक्सरे एमिट होती है फ्रॉम हेवी एटम्स, है ना। एटॉमिक न्यूक्लियस से तो बड़ा साइज होगा ना एटम्स का, तो इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो जो सोर्स है इनके प्रोड्यूस करने का वो भी थोड़ा बड़ा है। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। अब रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो ये प्रोड्यूस होती हैं एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट में, मतलब पूरे सर्किट से प्रोड्यूस हो रही हैं रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा, इसलिए ये प्रोड्यूस हो रही हैं किसी सर्किट से। A transmitting antenna can most efficiently radiate waves having a wavelength about the same size as the antenna. किसी ट्रांसमिटिंग एंटेना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं, तो ट्रांसमिटिंग एंटेना का साइज उससे प्रोड्यूस होने वाली वेवलेंथ के साइज से कोरिलेट करना चाहिए। मींस एंटेना का साइज सेम होना चाहिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ से जिसको वो प्रोड्यूस करने वाला है, तो सबसे एफिशिएंटली वेव प्रोड्यूस होंगी। तो एंटीने का साइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ का हाफ भी होता है, 1/4 भी लिया जाता है। लेकिन मोस्ट एफिशिएंट कब होता है? जब सेम साइज हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ का और एंटीने के साइज का। Visible radiation emitted by the atom is however much longer in wavelength than atomic size. But बच्चों लाइट में 3 टाइप्स की वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। तो जो विजिबल रेडिएशन है वो जिन एटम से बनता है उनके कंपैरिजन में इन वेव्स की वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। मींस एटम के साइज के कंपैरिजन में विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। एटॉमिक साइज की बात करें तो नैनोमीटर में ये 0.1 से लेकर 0.5 नैनोमीटर तक का होता है। लेकिन जो विजिबल रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ आपको पता ही है कि 400 nm से लेकर 700 nm तक ली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की वो काफी बड़ी है एटॉमिक साइज से। तो ये पॉइंट यहाँ पर अलग है विजिबल रेडिएशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Infrared waves with frequency lower than those of visible light vibrate not only the electrons but entire atom or molecules of a substance. 3 टाइप्स अभी हमने बात की कि लाइट में जो 3 टाइप्स वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उससे कम विजिबल की और उससे कम इंफ्रारेड की। तो सबसे कम इंफ्रारेड की हुई इन तीनों में। तो इंफ्रारेड वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से कम है वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पूरे एटम को, मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर देती है किसी सब्सटेंस के। किसी सब्सटेंस पर जब लाइट पड़ती है तो जो उसका इंफ्रारेड वेव का पार्ट है वो पूरे मॉलिक्यूल को, सब्सटेंस के पूरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर देता है। और वाइब्रेशन की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है सब्सटेंस का। दिस इज व्हाई इंफ्रारेड वेव्स आर ऑफनली कॉल्ड हीट वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करके सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, इसलिए इनको हीट वेव्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी पूछ लिया जाता है कि व्हाई इंफ्रारेड वेव्स आर कॉल्ड हीट वेव्स। 4th पॉइंट देखते हैं बच्चों। द सेंटर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ आवर आई कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन। बच्चों सन से एमिट होने वाली लाइट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की होती है और इस स्पेक्ट्रम की जो पीक वैल्यू होती है, मींस जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना सेंटर ऑफ द वेवलेंथ, तो इस स्पेक्ट्रम की जो पीक वैल्यू है वेवलेंथ की वो होती है 480 से लेकर 500 नैनोमीटर तक की। ठीक है, लेकिन हमारी आईज के लिए ये वैल्यू जो सेंटर ऑफ सेंसिटिविटी है, मींस हमारी आईज मोस्ट सेंसिटिव है फॉर 555 नैनोमीटर के लिए। मोस्ट सेंसिटिव होने का मतलब है कि इतनी वेवलेंथ को वो सबसे इजीली डिटेक्ट कर सकती हैं। तो सन का स्पेक्ट्रम है उसके लिए पीक वैल्यू ये है और हमारी ह्यूमन आई के लिए मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ ये है, तो ये दोनों कोइंसाइड नहीं करती। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ अवर आई कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन। तो ये कोइंसाइड कैसे कर जाती हैं फिर,
यहाँ तो इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, तो आगे पढ़ते हैं इसको। इट इज बिकॉज ह्यूमन हैव इवॉल्व्ड विद विजन मोस्ट सेंसिटिव टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम द सन, क्योंकि ह्यूमंस ने ये इवॉल्व कर लिया है, ह्यूमन आई ने अपने आप को इवॉल्व करके ऐसा बना लिया है कि वो इतनी लाइट के लिए मोस्ट सेंसिटिव हो जाती है। तो यही इस पॉइंट का मीनिंग है कि ह्यूमन आई हैव इवॉल्व्ड विद विजन मोस्ट सेंसिटिव टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम द सन। तो सन की जो पीक वेवलेंथ है उसके लिए ह्यूमन आई ने अपने आप को चेंज कर लिया है, इवॉल्व कर लिया है, उसके अनुकूल बना लिया है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये पॉइंट सभी समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।